आपको मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था कल होमवर्क में, किसने आंसर निकाला इसका? हाँ जी बच्चों, आंसर किसने निकाला? किसी ने निकाला? चलिए देखो, अब अपना क्या है, ये अपना थर्मल नेटवर्क है, इसको हम चेंज किस में कर देंगे? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। कैसे करेंगे? अब देखो, सबसे पहले ये कि थर्मल रेजिस्टेंस की इक्वेशन क्या होती है? दैट इज इक्वल टू 1/k L डिवाइड बाय A। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। अब देखो यहाँ पे सबका बच्चों एरिया क्या है? सबका एरिया तो सेम है, कॉमन है, क्योंकि मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द फ्रेम इज मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैज ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एवरीवेयर। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेंट पार्ट if the total heat taken out per second from the end is 100 डिग्री सेंटीग्रेड is 130 जूल। अगर टोटल हीट इस एंड से बच्चों, इस एंड में अगर टोटल कितनी 130 जूल हीट अगर जा रही है, तो बताओ कि इस पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में कितनी हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, ओके। अब देखो, हम एक काम करते हैं, सबसे छोटी लाइन कौन सी है? ये सबसे छोटी लाइन था ना, तो इसके रेजिस्टेंस को हम क्या करते थे, हम आर मान लेते हैं। सो 1/k, ठीक है, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय ए, इसको बच्चों मान लेते आर। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? क्योंकि देखो बाकी सारे रेजिस्टेंस पे हम इसी की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो अपने, देखो सर्किट कैसा बन जाएगा, अपना सर्किट बन जाएगा एक ऐसा रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे हो गया, और ये अपनी जो लेंथ है, एक अपना यहाँ हो गया, और एक अपना यहाँ हो गया, ये अपना एंड हो गया। ठीक है, अब देखो अगर इसकी वैल्यू आर है बच्चों, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 12 टाइम्स, यानी कि ये कितना होगा 12 आर। ये आर है, ये कितना होगा 12 आर, एंड ये क्या 4 टाइम्स इसकी लेंथ है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 4 आर एंड 4 आर। ये बात किस किसको समझ आई बच्चों? ये बात किस किसको समझ आई यहाँ तक? बच्चों बीच में ना बोलते रहो, क्योंकि एक्चुअली ना कई बार मेरी वॉइस चली जाती है, तो आप साथ में बात करते रहोगे तो मैं कंफर्म करता रहूंगा कि मेरी आवाज सबको सही आ रही है। यस सर। ठीक है, चलिए, ओके। अब देखो बच्चों, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ किसमें, ऊपर वाले सेक्शन में बच्चों कितने हीट क्या कर रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो बच्चों याद करो, अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ से करंट एंटर हुआ, यहाँ पे मान लो करंट I1 गया, यहाँ पे करंट I2 गया, तो कैसे निकालते थे, याद करो बच्चों। सो करंट I1 विल बी इक्वल टू क्या, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू क्या होता था, टोटल करंट। सिमिलरली करंट I2 क्या हो जाएगा, R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू I। ये बात किस किसको समझ आई? ऐसा होता तो नहीं होता था, याद है या भूल गए? आपके यस पिछले सर। सेमेस्टर में था ना। ठीक है, अब देखो R2 का मतलब क्या बच्चों, अगर मैं इसको I1 बोल रहा हूँ तो R2 वाला ये वाला सेक्शन, तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं R2 लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा 12R, और R1 कितना हो जाएगा 12R प्लस में R प्लस में R, टोटल कितना हो गया 14R। बस अपने को कुछ करना नहीं, फिर टोटल करंट कितना है, टोटल अपना हीट कितनी ट्रांसफर हो रही है पर सेकंड 130 जूल। तो लिखो यहाँ पे, एक मिनट आगे देखेगा क्या? नहीं, चलो मैं यही सोल्व कर देता हूँ। R2 वैल्यू कितनी है 12R, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 12R प्लस में 14, यानी कि 26R इंटू में आई कितना है 130, कैंसिल कर दो। एक मिनट, हाँ ये आ जाएगा 60 जूल। ठीक है, 60 जूल आ जाएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, R1 कितना बच्चों 14R है, डिवाइड बाय 26R इंटू में 130, क्या आ जाएगा 70 जूल। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपने को निकाला था ऊपर वाले सेक्शन में निकाला था ना, तो अपना आंसर आ जाएगा 60 जूल।
आंसर विल बी 60। ठीक है, आया समझ में? अब देखो मैंने इस तरीके से डिफाइन नहीं किया है, मैंने इसको बच्चों करंट मान लिया कि यहाँ पे अगर करंट आई है तो यहाँ पे I1 I2 है, क्योंकि बच्चों आप करंट से ना ज्यादा फैमिलियर हो एज कम्पेयर टू हीट करंट। इसलिए बच्चों जब भी आपको इस क्वेश्चन पे बेस, सॉरी इस कॉन्सेप्ट पे बेस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो हमेशा क्या करो बच्चों, हमेशा इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट कर लो। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई भी डाउट क्वेश्चन? बच्चों सबको समझ आ रहा है ना? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को एक बार समझना कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए। So question is, a hole of radius small r, r1 is made centrally in a uniform circular disc of thickness L and radius r2. The inner surface, a cylinder of length L and radius r1, is maintained at temperature theta1, and the outer surface, a cylinder of length L and radius r2, is maintained at a temperature theta2. The thermal conductivity of the material of the disc is capital K. Calculate heat flowing per unit time of the disc. बच्चों अगर आपको याद हो, बिल्कुल शुरू में हमने क्वेश्चन किया था ये वाला क्वेश्चन। बच्चों उस टाइम क्या हो रहा था ना, जो हीट है, जो हीट करंट है बच्चों, वो यहाँ से इस पोर्शन से पास हो रहा था। आपको जो पोर्शन दिख रहा है ये इस पोर्शन से पास हो रहा था, पोर्शन से। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जैसे मान लो ये है, ये अपनी बोतल है, ये अपना वैसे सिलेंडर, ठीक है, इसका ये इनर रेडियस है, तो हीट जो करंट था ना बच्चों, वो इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ऐसे पास हो रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था। ठीक है, इस बार क्या, इस बार इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि इस बार जो करंट है ना बच्चों, हीट करंट है, वो लेंथ की बजाय बच्चों वो विड्थ के अलॉन्ग जा रहा है। करंट कहां से आ रहा है, अगर मान लो अंदर वाला, अगर टेम्परेचर थीटा1 है, ठीक है, वो बच्चों ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे विड्थ के अकॉर्डिंग। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। ए होल ऑफ रेडियस r1 इज मेड centrally in a uniform circular disc of thickness L and radius r2. The inner surface, a cylinder of length L and radius r1, is maintained. बच्चों इस बार क्या है, इस बार ना ये जो पोर्शन है, इसका टेम्परेचर थीटा1 है इसका, और बाहर वाला है बच्चों, इसका टेम्परेचर क्या है, थीटा2 है। आया समझ में? तो बताओ बच्चों ये करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट इस बार फ्लो करेगा ऐसे बच्चों, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करेगा। तो हमें बताना बच्चों कि कैलकुलेट हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम ऑफ द। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हाँ जी बच्चों, आया अपडेट। देखो इस बार बच्चों प्रॉब्लम क्या है ना, कि लास्ट टाइम जो था ना, लास्ट टाइम जो हीट ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एरिया से ट्रांसफर हो रही थी, और वो एरिया बच्चों कांस्टेंट था। थ्रू एरिया क्या था, वो बिल्कुल कांस्टेंट था भाई। बट इस बार क्या है, आप जैसे जैसे दूर जाओगे बच्चों, आप जैसे जैसे दूर जा रहे हो, देखो अगर, देखो अगर आप इसका एरिया पता करो, इसका एरिया कितना होगा, ये वाला, ये एरिया कितना है, इसकी सरकमफ्रेंस इनटू में लेंथ। आप जैसे ही थोड़ा सा बाहर जाओगे तो रेडियस चेंज हो गया, 2 पाई r डैश इनटू लेंथ। आप जैसे और बार जाओ, बट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बार बार एरिया चेंज हो रहा है, और हमारा जो थर्मल करंट था
आई एच उसकी वैल्यू क्या थी माइनस के ए डी थीटा बाई बी आर, ये था ना। तो काम करते बच्चों, सो लेट्स कंसिडर ए सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। ओके, हमने बच्चों एक रैंडम कोई भी हमने एक सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं जिसकी लेंथ क्या एल है, रेडियस आर है। तो बच्चों आई एच ये तो कांस्टेंट माइनस के एरिया कितना लगा 2 पाई आर इंटू एल डी थीटा बाई बी आर। सो आई एच को इधर ले जाओ, डी आर डिवाइड बाय आर विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ के 2 पाई एल डी थीटा। क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। आते फ्रॉम R1 से R2 एंड फ्रॉम थीटा 1 से थीटा। सो आई एच विल बी क्या जाएगा ln r r1 r2 into minus 2 pi k l theta 1 I h will be equal to ln r2 minus ln r1। ये क्या हो जाएगा, ये थीटा 1 से ये हो जाएगा 2 पाई के एल थीटा 1 माइनस थीटा। सो देयरफॉर बच्चों अपना थर्मल करंट कितना आ जाएगा 2 पाई के एल इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई, इसको आप क्या लिख सकते हो ln r2 बाई r1, अपना करंट आएगा। देखो ये अपना आंसर है। ठीक है, हमने बेसिकली हमने ये जो कंसिडर किया ना इसकी विड्थ कितनी है डी आर। ये जैसे हम डी आर पे गए, पहले टेम्परेचर थीटा में हमने मान लिया, ठीक है। तो जैसे हम थोड़ा सा और आगे गए, टेम्परेचर कितना हुआ थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक बच्चों किस किस को समझ आया, किसी को डाउट, किसी को कोई भी क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट कोई क्वेश्चन। बच्चों सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अनु मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप आज तो बोल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया, सब ठीक है, ब्रेक चाहिए क्या? तो थोड़ा माइक में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आवाज बेकार आती है। अरे कोई बोल ही नहीं, बच्चों रिस्पॉन्स नहीं करो तो कई बार बीच में आवाज चली जाएगी, फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखो बिल्कुल बच्चों, ये जो क्वेश्चन था ना, डिट्टो सेम क्वेश्चन यही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये। डिफरेंस क्या है, इसमें सिलेंडर था, इसमें क्या बच्चों स्फेरिकल शेल है। ओके, सो टू थिन मेटालिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियाई r1 and r2, r1 is less than r2, are placed with their centers coinciding. A material of thermal conductivity capital K is filled in the space between the shells. The inner shell is maintained at temperature theta 1 and the outer shell at temperature theta 2. Theta 1 exceeds theta 2. Calculate the rate at which heat flows rapidly through the material. बच्चों बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। चलो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन डिटो सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों आपके नीट में एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन। चलो ट्राई करो।
बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हमने पहले अभी कवर किया, बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन है। क्या करोगे? इसका अपना इसको फील करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। समझो बच्चों, हीट जो है हम बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे हीट जा रही है बच्चों, यहाँ से यहाँ हीट जा रही है, ठीक है। तो एरिया कांस्टेंट है ना भाई, जहां भी हीट जा रही है, मान लो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या बच्चों कि ऐसे मैं सीधा जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो एरिया है वो बिल्कुल मेंटेन सेम एरिया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं डेविएट नहीं होऊंगा। लेकिन अगर बच्चों आप यहाँ देखोगे, आप जैसे जैसे आ रहे हो बच्चों, जैसे जैसे आगे जा रहे हो, हीट को क्या है, हीट करंट को ज्यादा स्पेस मिल रहा है, ज्यादा स्पेस मिल रहा है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी है, ठीक है। भाई हीट करंट का फॉर्मूला क्या था, आई एच इज इक्वल टू माइनस कैपिटल के ए डी थीटा बाई टी आर। हम एक काम करते हैं, so we will consider a spherical shell of radius small r, ठीक है। शेल है, उसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, तो शेल है, इसका रेडियस r है। अब बताओ इसका रेडियस, अब देखो मैं जैसे ही थोड़ा सा और आगे गया, अगर मैंने यहाँ पे मान लो इसका टेम्परेचर बच्चों थीटा है, मैंने क्या किया, मैं जैसे ही से थोड़ा सा आगे गया बच्चों, थोड़ा सा आगे, टेम्परेचर कितना मान लिया मैंने, थीटा प्लस में डी थीटा। यानी कि बच्चों मैं डी आर लेंथ अगर आगे है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, डी थीटा, यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो आई एच थर्मल करंट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के, बच्चों इसका एरिया कितना है, स्फेरिकल शेल ऑफ हैविंग रेडियस स्मॉल आर, उसका एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर। थर्मल करंट आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 पाई के डी थीटा। I wait, IH will be equal to, sorry, not equal to, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/r इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, फ्रॉम r1 to r2, फ्रॉम θ1 to θ2, ठीक है, उसको नीचे ले गए, ठीक है। सो IH -1/r, r1 से r2 विच इज इक्वल टू -4πk, इसका इंटीग्रेशन क्या है, थीटा फ्रॉम θ1 से θ2, आई एच कितना जाएगा, 1/r2 minus 1/r1 which is equal to 4 pi k θ1 minus θ, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। आया समझ गए? अब देखो यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं अपनी। सो आई एच करंट विल बी इक्वल टू क्या होगा, देखो हो जाएगा 4 पाई के θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, r2 माइनस r1 इंटू में r1 r2, ये अपना आंसर आता है। देखो यार किस किस को यहाँ तक बच्चों समझ आया, आई होप बच्चों आप सब ध्यान से सुन रहे हो बच्चों, बिकॉज ये जो क्लासेस चल रही है आपके लिए बेटा बहुत ही ज्यादा क्रूशियल क्लासेस है, बहुत ज्यादा। ट्रस्ट में थर्मल फिजिक्स बच्चों बहुत ही हाई स्कोरिंग अपना टॉपिक है, और सबसे अच्छी बात क्या बच्चों, इसमें आपको टाइम भी कम देना है। एंड अभी तक आपने अगर जो भी सीखा बच्चों, आपने जो भी अब तक ध्यान से सुना है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हमने को ना कुछ बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेप्ट चीजें नहीं सीखी है, समझ रहे हो,
सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, अगर आपको अच्छे से याद है, तरीके से अगर समझ के आपको याद है बच्चों, तो किसी भी फॉर्मूले में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है क्या? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो इस टॉपिक में यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। पक्का ठीक है ना? यस सर। चलिए फिर आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन दूं आपको मैं। चलो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, चलो आगे चलते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके बारे में कौन बताएगा मुझे? किसी को याद है? तो देखो बेसिकली क्या है बच्चों, अभी तक आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो, अभी तक हमने क्या क्या चीज सीखी है, अगर आप बिल्कुल शुरू में बात करोगे तो बेसिकली बच्चों 3 टाइप की कंडक्शन होते हैं। तो हीट ट्रांसफर होता है बच्चों 3 टाइप का होता है, ठीक है? तो फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। ठीक है बच्चों, रेडिएशन, ठीक है? अब देखो अभी हम जो सॉलिड के बारे में बात हमने की थी बच्चों, अभी हम जैसे हम जो बात की थर्मल करंट वगैरह सारे क्या बच्चों सॉलिड में होते हैं। इसमें इसको होते कंडक्शन, क्यों? इसमें ना बच्चों एक्चुअली ना मटेरियल या फिर मैटर जो ना मैटर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जाता, वो नहीं डिस्प्लेस होता है, ठीक है? लेकिन जब हमने बात की इससे पहले, जब हमने बात की थी लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री कि भी अगर आप किसी लिक्विड को किसी कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ठीक है, आपको आपने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया तो कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी, इसके बारे में हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एमएस डेल्टा टी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फिर हमने देखा कि कोई सॉलिड स्टेट में अगर आपको उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसको जो हमें लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड से लिक्विड में, तो बच्चों हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देना पड़ेगा, ठीक है? तो बच्चों ये सब क्या था? ये था अपना कन्वेक्शन का पार्ट, ठीक है? लेकिन बच्चों इन सब में रेडिएशन तो खैर बच्चों अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक, इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, ये अलग टॉपिक, ठीक है? इन सब में बच्चों अगर आपने थोड़ा नोट किया हो, हमने गैसेस के बारे में बात नहीं की। हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ तो रहे थे, बट फ्लूइड में बच्चों हमने गैसेस के बारे में एक बार भी बात नहीं की, ठीक है? अब बच्चों अगले जो टॉपिक है बच्चों सारे के सारे गैसेस पे बेस्ड है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक्स, सारे के सारे बच्चों गैसेस पे बेस्ड है, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन? बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती थी, याद है किसी को? है? PV equals to nRT। हाँ जी। अरे बाकी बच्चे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? इसमें आई थिंक सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पूछा आज तक का मैंने, आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चों थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करो, ट्रस्ट भी, अदरवाइज आप काफी चीजें मिस कर दो। थोड़ा सा लाइफ में कॉन्फिडेंस रखो बच्चों। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कल एकदम से, बच्चों देखो क्या, आपको आगे एग्जाम देने हैं, ठीक है, आपको आगे इंटरव्यूज देने हैं बच्चों। अभी से थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चिल्ला चिल्ला के बात करो, पूरा दिन बात करते रहो, बट एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करो। अगर आपको इतना डर लगेगा ना बच्चों, तो ट्रस्ट में आपको लाइफ में हर जगह डर लगेगा, हर जगह। इवन जहां पे आपको बोलने की नीड नहीं है वहां भी आपको डर लगेगा। मैंने पूछा भाई
कि आइडियल गैस इक्वेशन किसकी है, कौन सी है, आप अगर वहां से बोल देते सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इसमें मुझे नहीं लगता बच्चों कि आपने, या फिर अगर मान लो आपकी जगह मैं था, अगर कोई टीचर पूछता कि आइडियल गैस इक्वेशन किसको पता है, मैं बोलता मुझे पता है। पूछते कि इक्वेशन है क्या, मैं कहा मैम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर मुझसे ऐसे कोई पूछ लेता और मैं बता भी देता, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत का काम किया या बहुत ही डिफिकल्ट टास्क किया। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, मैंने आंसर दे दिया। इट जस्ट लाइक ए कि व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज प्रशांत, बस ये है। ठीक है, तो जहां भी आपको मिलता है छोटी छोटी चीज, हाँ हो सकता है बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, ठीक है, बट इट डजंट मीन आपको बच्चों नहीं बोलना चाहिए। ट्रस्ट भी आगे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अब सोचो मान लो कल को आप टीचर बन गए मेरे जैसे, और आप अगर बोलोगे नहीं तो बच्चे तो बोर हो ही जाएंगे ना क्लास में, फिर बोलेंगे आपके बारे में, फीडबैक देंगे कि सर इनसे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, ये बहुत बोरिंग टीचर है, ऐसे बोलेंगे, तब आप क्या करोगे। तो बच्चों मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, हर जगह चिल्ला चिल्ला के बात करो, हर जो बात फिक्र करो, सबसे बात करो, बट एटलीस्ट थोड़ी सी हिम्मत रखो बच्चों। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब बच्चों होता क्या, हमने यहाँ पे बहुत सारे assumptions किए, हमने बहुत सारे assumptions किए। ठीक है, पहला assumption क्या है बच्चों, कि ये जितने पार्टिकल बच्चों, ये हमेशा क्या करते रहते हैं बच्चों, रैंडम मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये कि अगर मान लो आपने यहाँ पे, अगर बच्चों आपने यहाँ पे कोई, अगर आपने कोई ढक्कन लगा दिया ना, कोई ढक्कन लगा दिया, और यहाँ पे बच्चों सारी गैसेज है, ठीक है, तो बच्चों ये जो टोटल वॉल्यूम है ना, ये जो टोटल वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, एक तो बच्चों क्या है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आयंस हो सकते हैं, बहुत ही छोटे हैं, बस इतने छोटे हैं कि आप इन पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं अज्यूम करोगे, ग्रेविटी। ठीक है, आप रैंडम मोशन करते रहते हैं सारे सारे पार्टिकल, तो अगर जैसे मान लो ये, ठीक है, मैंने यहाँ पे ढक्कन लगा दिया, अब इसके अंदर जो भी एयर है ना, तो मैं बोलूंगा उस एयर का वॉल्यूम कितना है, जो इसका वॉल्यूम है तो उसका एयर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, अगर आप बढ़ा दो इसको, अब मैं बोल दूं इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, अब वॉल्यूम कितना हो गया एयर का, जो मैंने बड़ा कर दिया पूरा वॉल्यूम भर मिला दो। ठीक है, सो गैस ऑक्यूपाइज एंटायर वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर ड्यू टू द फ्रीडम ऑफ मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। रैंडम मोशन करते रहते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कहीं घूमो। ठीक है भाई, सॉलिड वाले क्या करते हैं, सॉलिड वाले ऐसे 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 चिपक रहते हैं, बिल्कुल ही आप हीट करो कुछ भी करो, वो ऐसे हिलते रहेंगे, बट वहां से अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। लिक्विड वाले क्या करते हैं, वो पकड़ के रखते हैं, खींच के रखते हैं, जा सकते हो आप आगे पीछे जा सकते हो। ठीक है, बट आप बाहर जाओगे ना, अब आप ढक्कन हटा दो, जैसे ढक्कन हटाओगे ना, फिर बिल्कुल बाहर निकल जाएगी, या फिर गैस बाहर निकल जाएगी। क्यों, क्यों, बिकॉज फोर्स, वी कैन से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट एटम्स ऑफ गैसेस इज नेग्लिजिबल। जैसे लिक्विड में क्या होता है, या तो टेंशन फोर्स था, वो खींच के रखती है। लिक्विड में क्या होता है, वो तो ऐसा था नहीं कि लिक्विड अपने आप ही क्या, जो मोलिक्यूल है वो तो नाराज हो गया, मैं जा रहा हूँ निकल के, ऐसा नहीं होता वो। ठीक है, शेप जो है लिक्विड की क्या होती है, वो बच्चों डिफरेंट हो सकती है, जैसे आप कोई भी कंटेनर रखोगे वैसी शेप हो जाएगी, लेकिन बच्चों उनके बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने पार्टिकल्स को, अपने मॉलिक्यूल्स को हमेशा अपने साथ रखते हैं। सॉलिड में तो आप शेप चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, तो बच्चों कुछ अजम्पशंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले बच्चों, सो व्हाट इज केटीजी, सो इट्स a model of molecular behavior which confirms the observed behavior of hydrogen. Okay, so which confirms the observed behavior of an ideal gas. So ideal gas की इक्वेशन क्या बच्चों, that is PV
इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो बच्चों आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, यहाँ तक बच्चों किस चीज को समझ आया तक, यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? No, sir. चलिए, चलो वर्षा, अच्छा देख, एक मिनट देखता हूँ कौन कौन बच्चा हमें बात करता है। वर्षा हमेशा आंसर देती है, अनु भी देती है आंसर, श्वेता भी देती है, वर्षा दो है, आई थिंक दोनों वर्षा आंसर देती है बच्चों। ठीक है, रिस्पॉन्स करना कोई बीच में अच्छी बात है। ठीक है, सो बच्चों इट्स ए मॉडल, इट्स ए मॉडल जहाँ पे हम बच्चों जो गैसेज है उनका बिहेवियर चेक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए। ठीक है, ओके, चलो ना बच्चों कुछ अजम्पशन के बारे में हम करने वाले हैं। ठीक है, सो अजम्पशंस ऑफ केटीडी। फर्स्ट क्या बच्चों, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा है, वेरी लार्ज नंबर। मतलब ऐसा नहीं कि 10-15 मॉलिक्यूल्स है, वो तो बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स, आप काउंट भी नहीं कर सकते कितने ज्यादा है। ठीक है, इट्स द फर्स्ट अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, एंड साइज बच्चों, जो साइज है ना, जो साइज है अपना जो मॉलिक्यूल्स का, इट्स वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि वी कैन से वॉल्यूम ऑफ गैस is negligible with respect to, sorry, not gas, volume of molecules. ठीक है, is negligible with respect to volume of gas। भाई अपनी जो गैस है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, तो पूरा कंटेनर कैसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो तो एक मॉलिक्यूल है या एक एटम है या एक आयन है, तो उसका जो वॉल्यूम है पूरी गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बच्चों क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा। अगर मान लो अगर आर इसका रेडियस है एटम का, सो आर इज वेरी वेरी लेस देन क्या, डी। डी क्या मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, एंड डी इज वेरी वेरी लेस देन क्या, एल। एल क्या, एल इज द डायमेंशन ऑफ द कंटेनर। अगर मान लो कोई क्यूब है, तो अपना जो क्यूब है बच्चों उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितनी बच्चों फॉर कैपिटल एल। ठीक है, यहाँ तक बच्चों कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ये अपने बच्चों दो अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन क्या बच्चों, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने मॉलिक्यूल्स है, जितने एटम, जितने आयन्स हैं, all are identical, all are identical, perfectly elastic and hard sphere, and hard sphere। बच्चों जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सबका हमने हमने शेप कैसी मान रखी है, स्फीयर। कैसी बच्चों, स्फीयर। यहाँ तक आया समझ में बच्चों, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No, sir. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अजम्पशन क्या बच्चों, मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन रैंडमली। बच्चों ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये जो मॉलिक्यूल है, मान लो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चों, तीनों डायमेंशन में मूव करेंगे, तीनों डायमेंशन में। कोई भी यहाँ पे बच्चों कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें एज्यूम करते हैं। ठीक है, और बच्चों क्या है, इट्स मोशन, रैंडम मोशन। ठीक है, और बच्चों ध्यान रखना, आप जब भी इनके मोशन के बारे में बात करोगे, आप किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के बारे में नहीं बोल सकते।
कि ये वाला पार्टिकल तो हमेशा एक्स डायरेक्शन में ज्यादा मूव करता है, वाई डायरेक्शन ज्यादा मूव करता है, या फिर जेड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करता है, खत्म बताओ। तीनों ही डायरेक्शन बच्चों को क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली और इक्वली बच्चों क्या करते हैं, हमेशा मोशन करते हैं। रैंडम, इट्स रैंडम मोशन, लेकिन वो तीनों डायरेक्शन में। अच्छा बताइए मुझे क्या बताओ, अब सारे के सारे रैंडम मोशन कर रहे हैं, हर हर डायरेक्शन बच्चों यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन molecules is negligible, is negligible। ठीक है, ओके। यानी कि बच्चों अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में बात करें बच्चों, तो मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स डू नॉट exert एनी appreciable फोर्स ऑन वन अनदर और ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कूलिंग। अगर बच्चों कोलाइड कर रहे हैं ना, अगर कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है फोर्स लगा रहे हैं, अदरवाइज बच्चों इसके अलावा कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, और जो कंटेनर बच्चों उस पर फोर्स लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे, जब वो कोलाइड करेंगे, जब बच्चों क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे विद दी वॉल ऑफ द कंटेनर। यहाँ तक मेरे पास बच्चों ये जो अजम्पशन है छोटे छोटे, यहाँ तक इसके बच्चों ये अजम्पशन समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। ठीक है, आई मेरी बात यहाँ तक, कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, नाउ 6 ऑल कॉलिजन बिटवीन ऑल, बच्चों ध्यान करना, ये जो पॉइंट है ना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मॉलिक्यूल्स बच्चों, मॉलिक्यूल्स क्या, they do not exert any appreciable force on one another or on the walls of the container। मतलब जब तक आपस में इंटरेक्शन में नहीं है, सॉरी वेट वेट, ठीक है, यानी कि बच्चों अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, या मॉलिक्यूल्स बच्चों कोलाइड करते हैं विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, इन दैट केस यू कैन से दे विल अप्लाई फोर्स, अदरवाइज इसके अलावा बच्चों कोई फोर्स नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद करो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो नहीं है। वी कैन राइट, देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between the molecules। ठीक है, ओके, लेकिन जैसे कोलाइड करेंगे, जैसे कोलाइड करेंगे किसके साथ में, आपस में कोलाइड करेंगे या कंटेनर की वॉल पे कोलाइड करेंगे, उस टाइम बच्चों वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट assumption 6 all the collisions, all collisions between molecules or with the wall of the container are perfectly elastic, are बच्चों perfectly elastic। इस बात का मतलब क्या है, तो इस बात का क्या मतलब है, अगर परफेक्ट इलास्टिक है तो यू कैन कंजर्व एनर्जी एंड यू कैन कंजर्व मोमेंटम ऑल्सो। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू क्या होती थी, 1, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, ये किस किस को याद है, Yes, sir. सबको याद है ना, या तो कोड Yes, आउट क्वेश्चन। एंड बच्चों आपके 11th में आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, इसके पहले सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, वेव्स हम कवर कर चुके हैं, साउंड वेव वगैरह हम सब कुछ कवर कर चुके हैं ना। हाँ जी बच्चों,
वर्क फॉर एनर्जी, साउंड वेव, वेव, आई थिंक ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं ना, Yes, sir. ठीक है। तो आपको लास्ट में भी आपने बच्चों आप सिलेबस चेक तो कर रहे हो ना, ये आपका लास्ट ये है चैप्टर है 11th का, Yes, sir. तो 12th तो हम पूरा कर ही चुके हैं एक बार, ठीक है। हाँ जी सर। चलिए अच्छी बात है। कुछ बच्चों को तो हवा ही नहीं है कि सर कौन सी सिलेबस की बात कर रहे हैं, बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि सिलेबस हुआ कितना है, ठीक है। चलिए बाकी जो मैं कोशिश करूंगा कि बाकी जल्दी जल्दी रिवाइज करा दूं। यानी कि बच्चों all collision between molecules or with the wall of the container are perfectly elastic। इस बात का मतलब क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोसिटी कितना बच्चों 1 है। यानी कि अगर मान लो एक पार्टिकल m से आ रहा है विद वेलोसिटी भी आ रहा है, अगर दूसरा पार्टिकल बच्चों m से ही है, m से ही है और रेस्ट पे है, तो बच्चों जैसे ये यहाँ से टकराएगा ना तो ये खुद रेस्ट पे आ जाएगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा और फिर ये मूव करेगा विद वेलोसिटी। तो ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. ठीक है। Okay. Now next point is molecules obey Newton's laws of motion. Molecules obey Newton's laws of motion. इस बात का मतलब क्या बच्चों? 3 लॉज थे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो अगर हम ये इसके अगर परफेक्ट इलास्टिक सॉल्यूशन की बात भी करें तो वो तो जैसे ही टकराएंगे ना, जैसे देखो इससे टकराएंगे ये मोलिक्यूल्स, तो क्या होगा, क्या होगा? अब जो वॉल है वो तो मूव नहीं करेगी, बट फोर्स लगाएगी ना तो ये वापस अपने अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों मोमेंटम, सेम मोमेंटम, सॉरी नॉट मोमेंटम, सेम मास इनटू स्पीड, क्या सेम रहेगी, बस डायरेक्शन चेंज रहेगी, ठीक है। अब देखो मोमेंटम चेंज हुआ है तो क्या होगा, जब मोमेंटम चेंज हुआ ना तो बच्चों क्या होगा, तो बच्चों ये वॉल पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ये बात किस किस को समझ आई? आई क्या बच्चों मेरी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट इज इन स्टेडी स्टेट द डेंसिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, डायरेक्शन एंड टाइम। बात का मतलब क्या बच्चों? मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ। In steady state, the density and the distribution of molecules with different velocities are independent of position, direction, time. कहने का मतलब क्या बच्चों, जब steady state आ जाएगी, ठीक है, तो जो density है और जो बच्चों distribution of molecules है with different velocity, वो बच्चों position, direction और time पे depend नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लो steady state में यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स है जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वो इस कोने में है, वो इस कोने में, या वो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। या इस टाइम के बच्चों स्टेडी स्टेट आने के बाद टाइम कितना रहे वो हमेशा बच्चों रैंडम मोशन ही करते रहेंगे। इस बात का मतलब क्या बच्चों? इस बात का मतलब है कि एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मली इन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस थ्रूआउट द कंटेनर। बच्चों ये हमारी जितनी प्रॉपर्टीज है बच्चों, जो भी है भाई, रैंडम मोशन है, ठीक है, तीनों एक्सिस में क्या करेंगे, उनकी मूवमेंट होगी, वो बच्चों सारी की सारी यूनिफॉर्म है, सारी सारी क्या बच्चों वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये कब है, तो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बच्चों बहुत ज्यादा है। मॉलिक्यूल ठीक है। और ये बच्चों अजम्पशन ने बिल्कुल शुरू में मान लिया, बिल्कुल शुरू में। ये देखो पहला अजम्पशन ये था कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आ रही क्या मेरी बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो अपने अजम्पशन क्या बच्चों, फर्स्ट इज मॉलिक्यूल इन गैसेस आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस,
size of molecule is very very less than average separation between molecules. Third is molecules do not exert any force on each other or on wall except during collision. For all collisions are elastic. Fifth, molecules obey Newton's law. And sixth, gas is in steady state. That is density distribution molecules in same form. यानी कि ऐसा नहीं है कि एक जगह पे तो इकट्ठे हो गए, यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, यहाँ पे खाली पड़े, ऐसा नहीं बचेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज जीरो ऑन एन एवरेज फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इन इक्विलिब्रियम। चलो ये सो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करो। बच्चों आप सर बताओ, स्पीड। बच्चों स्पीड कैसे जीरो हो सकती है? मोमेंटम। बच्चों हम क्या बोल रहे हैं भाई, which of the following quantities is zero on an average of the molecules? अब जब मोमेंटम देखो कैसे होगा, ऐसे जीरो होगा ना भाई। मान लो पहले मॉलिक्यूल इधर जा रहा था, फिर इधर आ रहा था, फिर यहाँ चला गया, वहां चला गया, बस रैंडम मोशन होगा। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो डायरेक्शन में डिपेंड करती है? मोमेंटम। आंसर क्या था? मोमेंटम। और हम बोल सकते हैं बच्चों वेलोसिटी अगर ऑप्शन होता तो वेलोसिटी भी होता। ठीक है ये। चलिए नाउ बच्चों अजम्पशन क्या है? अजम्पशन, अब बच्चों ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है बच्चों कि हमने बोल तो दिया बच्चों कि देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। लेकिन बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर आप लो टेम्परेचर रखोगे बच्चों, लो टेम्परेचर रखोगे तो बच्चों इनको अपने आसपास आने का मौका मिल जाएगा। फिर टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो रैंडम मोशन करते रहेंगे, ये इधर उधर ऐसे घूमते रहेंगे, कभी यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे वहां, टाइम ही नहीं होगा, मतलब टाइम ही नहीं होगा बच्चों। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप लो टेम्परेचर पे रखोगे बच्चों ये ढीले पड़ जाएंगे, ढीले ऐसे बिल्कुल, जैसे मान लो पास में आ गए तो क्या था, बिल्कुल थोड़ा स्पेस कम हो सकता है बच्चों, इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग जाए, ठीक है। तो यानी कि बच्चों अगर अपने को वो वाला एक ये जो अपन था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ, सो मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी अप्रिशिएबल फोर्स ऑन वन अनदर, ये बच्चों कब अप्रिशिएबल है? जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा। ये बात किसको समझ आई? यस सर। ठीक है। दूसरी बात, अगर बच्चों आपने लो प्रेशर रखा, ठीक है, अगर आप प्रेशर लो रखोगे कोई दिक्कत नहीं, घूमते रहेंगे। डिस्टेंस क्या रहेगा? डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स विल बी डी, और डी क्या है? ग्रेटर देन रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आपने प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, देखो बच्चों अगर मान लो इसका रेडियस कितना है, अगर इसका मान लो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका रेडियस बच्चों आर है, और दूसरा मॉलिक्यूल बच्चों ये है, उसका रेडियस भी आर है, और इनके बीच में बच्चों तो नाउ डी इज नॉट वेरी वेरी लार्ज देन आर, ये अब नहीं है, तो बच्चों इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो सकता है, तो बच्चों फोर्स लग सकता है। अगर बच्चों इनके बीच में फोर्स लगेगा तो क्या होगा? तो बच्चों हम नहीं बोल सकते कि इनके बीच में बच्चों कोई भी अप्रेसिबल फोर्स नहीं है, तो बच्चों रैंडम मोशन नहीं होगा। अगर आपस में अट्रैक्ट करने लग जाएंगे बच्चों तो रैंडम मोशन नहीं रहेगा। ये मेरी बात किसको समझ आई? यस सर। यानी कि बच्चों
अब ये सारे एजम्पशन हमने जो माने ना, तो हमने जो सारे एजम्पशन हमने सारे जो माने हैं, ये बच्चों हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे ही एप्लीकेबल है। एंड लो एप्लीकेबल। बच्चों किसको समझ आई? Yes. ठीक है, so assumptions are true at high temperature and low pressure। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर क्या करोगे बच्चों, डिक्रीज करोगे तो रेंडमनेस क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और वी कैन से अप्रेचेबल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या बच्चों, जीरो नहीं रहेगा। तो बच्चों ये जो है ना काइनेटिक प्रोपर्टीज, ये हम फिर वी कांट स्टडी। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप खुद देखो, आप खुद देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितने पार्टिकल्स हैं। क्या हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर, सेम एरिया में बाकी भी देखो रैंडम मोशन चल, देखो ये देखो यहाँ पे है ही नहीं पार्टिकल, पार्टिकल है दो पार्टिकल है, रैंडम बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ देखो बच्चों कितने सारे पार्टिकल, कितने सारे पार्टिकल। तो आप बताओ बच्चों, अगर पार्टिकल आपस में आसपास में आएंगे तो बच्चों सो फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी चीजें हो सकती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी सब लग सकता है। अगर ऐसा लगेगा बच्चों देन वी कांट स्टडी। ठीक है, हमारे जितने assumption है बच्चों सारे मतलब मोस्टली फेल कर जाएंगे, मोस्टली फेल कर जाएंगे। ठीक है, अब सोचो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे देखो, नाउ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल। आप खुद सोचो ना भाई, आप अगर इसको और भी ज्यादा कंप्रेस कर दोगे तो गैस का वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाएगा, और पार्टिकल का वॉल्यूम क्या बच्चों, वो भी है। ठीक है, अपने जो मॉलिक्यूल उसका बच्चों वॉल्यूम क्या है, अब आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये बात किस चीज को समझ आई? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No, sir. तो बच्चों आज के लिए इतने काफी, आपकी बैक टू क्लास। बच्चों किसी को डाउट, आप मेरे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर आप अब नेक्स्ट क्लास में क्या कराओगे? नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में क्या कराओगे? ये है ना, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर ब्रेक हो रही है। हाँ जी, अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। बच्चों अभी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस खत्म करेंगे, फिर अपना लास्ट टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स को हम खत्म करेंगे। ओके सर। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। सो टिल देन बाय, ठीक है।